हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए आज न्यू क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग होम साइंस एमए थर्ड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर पढ़ेंगे। ठीक है। और हमारे पेपर का नाम है स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, यानी कि जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं समाज में परिवार का अध्ययन। ठीक है। तो इसके बारे में देखिए फ्रेंड, जो हम डेली आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं डिस्कस। ठीक है। आज भी हम आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। तो इसको फ्रेंड्स आप सभी लोग अच्छे से अपने कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। ठीक है। जब भी आप लोग क्लास करने के लिए बैठिए तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि आप लोग नोट्स बना सके। ठीक है। और जो भी देखिए क्वेश्चंस हो रहे हैं, अब हम डेली क्लास कंटिन्यू करा रहे हैं आप लोगों का। ठीक है। अब आप मैसेज ये ना करिए कमेंट बॉक्स में कि मैम डेली पढ़ाइए। ठीक है। मैं डेली ही आप लोगों के लिए क्लास ले रही हूँ, और तैयारी भी बेसिकली हम कंप्लीट करा देंगे आप लोग का। अभी तक देखिए टाइम टेबल आप लोग का थर्ड सेमेस्टर का नहीं आया है। ठीक है। क्योंकि अभी देखिए बीए वालों का एग्जाम चल रहा है, बीए बीकॉम बीएससी वालों का। ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आराम से आप लोग तैयारी करते रहिए अपनी। आई होप आप सभी लोगों के क्वेश्चंस जो हैं, आप लोगों के जो यानी कि जो भी रिजल्ट है वो काफी अच्छे आएंगे। ठीक है। अभी तक सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग कर दीजिए। चैनल है लर्न विथ अल्पना। ठीक है। इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स आप सभी लोगों को होम साइंस से संबंधित जो भी क्लासेस हैं, ठीक है, वो आप लोग का सेकंड सेमेस्टर में भी हमने क्लास कराया हुआ था, थर्ड सेमेस्टर में भी करा रही हूँ, और आगामी आने वाले फोर्थ सेमेस्टर की भी क्लास आप लोग का इसी चैनल पर कराएंगे। ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि जो भी हमारी कोई भी वीडियो हो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। और आप सब लोग तुरंत पढ़ने स्टार्ट कर दें अपने, यानी कि जो स्टडी है वो तुरंत करने लगे आप लोग। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी लोग फ्रेंड्स एक लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है। अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जिसके भी माध्यम से आप अपने दोस्तों के साथ जुड़े हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चन है आज का। ठीक है। आज भी देखिए परिवार से संबंधित है, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो हमारा फोर्थ पेपर है वो परिवार पर ही यानी कि आधारित है। जो हमारा बेस है वो फैमिली है। ठीक है। तो परिवार से ही संबंधित आप लोगों के फोर्थ पेपर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए हम डेली के डेली आप लोग के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ऐसे भी जो आपके श्योर सीरीज वाले क्वेश्चन है, हालांकि थंबनेल पे हमने श्योर सीरीज वाले क्वेश्चंस लिखा है। ठीक है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम श्योर सीरीज वाले क्वेश्चंस करा रही हैं तो हमारे पास श्योर सीरीज है, हम लोग ना पढ़े। ठीक है। जिन लोग के पास श्योर सीरीज नहीं है वो तो पढ़ेंगे ही, बट जिन लोगों के पास श्योर सीरीज है, ठीक है, वो लोग भी एक बार जरूर पढ़िएगा। क्योंकि देखिए आप लोग का क्या होता है कि आप लोग खुद से पढ़ते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे पढ़ने का मूड नहीं होता है, ठीक है, आप लोग पढ़ाई नहीं करते, तो क्या करना है आप लोगों को, केवल वीडियो ओपन कर देना और उसको आराम से सुनते रहिए। आप लोग का जो भी टॉपिक है आराम से अच्छे से क्लियरली एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा क्वेश्चंस क्या कहता है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है। जिसको 400 वर्ड में लिखना होता है। आप देखिए क्वेश्चन पेपर आप लोग के 2 आवर्स के हो रहे हैं, यानी कि 2 घंटे के, तो इसमें आप लोग के केवल 2 ही लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन है कि परिवार के कार्य एवं महत्व की विवेचना कीजिए। देखिए, या फिर आपसे कार्य पूछे या फिर आपको महत्व पूछे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। एक ही चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। अथवा यानी कि इसी क्वेश्चन को देखिए एक बार और अलग तरीके से पूछ सकता है कि परिवार के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए, या फिर परिवार के कार्यों को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है। तो ये कई प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि परिवार के कार्य और महत्व की विवेचना कीजिए, या फिर विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए, या फिर कार्यों को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है। तो ये सभी आप लोग के क्वेश्चंस जो है अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो सब एक होगा। ठीक है। अब सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आंसर रहेगा। ठीक है। ये आप लोग आंसर यहाँ पर लिख लीजिएगा, गलती से टाइपिंग हो गया है शायद, क्वेश्चंस लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिवार के प्रकार एवं महत्व। ठीक है। ये हमारा आंसर में है, परिवार के प्रकार एवं महत्व। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिवार के महत्व के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। देखिए, परिवार के महत्व को प्राचीन काल से ही स्वीकार किया गया है। बिल्कुल सही बात है। जो परिवार का महत्व ये आपका प्राचीन काल से ही चली आ रही है, यानी कि प्राचीन काल से ही स्वीकार किया गया है। ठीक है। और इसमें है बोगार्डस। ठीक है। बोगार्डस होगा, यहाँ पर ड है। ठीक है। बोगार्डस ने परिवार के महत्व को दर्शाते हुए उचित लिखा है कि सभ्यता की भावी व्यवस्था में घर यानी कि परिवार मानव जाति की अनौपचारिक शिक्षण शाला और मानव स्नेहों का उत्तम केंद्र बनेगा। ठीक है। और रूपलेख कहते हैं कि परिवार व्यक्तित्व का पालना है, जो कि बिल्कुल सही बात है। यानी कि आप लोग समझिएगा, जो आपके बोगार्डस हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए बोगार्डस जो है उन्होंने कहा है, ठीक है, यानी कि परिवार के महत्व को दर्शाते
हुए उन्होंने लिखा है कि जो सभ्यता की भावी व्यवस्था है, ठीक है, इसमें घर यानी कि परिवार मानव जाति की अनौपचारिक शिक्षणशाला और मानव स्नेहों का यानी कि स्नेह, एक भाई बहन के बीच में क्या होता है, स्नेह होता है, ठीक है। तो मानव जो स्नेह है यानी कि मानव का, मनुष्य का जो स्नेह है उसका एक उत्तम केंद्र बना रहेगा। ये किसने कहा है फ्रेंड्स? तो ये आपके बोगार्डस साहब ने कहा है, ठीक है। एक आपका डिफिनेशन और आ जाएगा। यदि आप लोग जैसे परिवार के प्रकार या फिर महत्व लिख रहे हैं तो उसमें आप लोग डिफिनेशन दे सकते हैं, जिससे कि आप लोग का जो नंबर है वो अच्छा आता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा, जैसे हमने यहाँ पर नोट्स बना करके आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है ब्लैक एंड ब्लू पेन से, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही पेपर में अपने लिखिएगा, ठीक है। देखिए रूपलेख क्या कहते हैं कि जो परिवार है वो व्यक्तित्व का पालना है। बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई भी व्यक्ति हो वो जब जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो परिवार में आता है, उसी में उसका पालन पोषण पालना जो भी कह लीजिए होता है, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा है कि जो परिवार है वो व्यक्तित्व का क्या है, पालना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर जो परिवार के कार्य हैं, ठीक है, उसको संक्षेप रूप में आगे हम आप लोगों के साथ उल्लेख करेंगे, ठीक है। और देखिए जो परिवार के फ्रेंड्स ये जो विभिन्न आपके कार्य हैं, ठीक है, वो परिवार का महत्व जो है वो स्वतः ही उससे स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि परिवार के कार्य से ही परिवार का जो महत्व है वो स्पष्ट हो जाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को हम पहले बता देते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा प्राणीशास्त्रीय कार्य होता है, ठीक है। और जो सेकेंड होता है फ्रेंड्स वो आपका शारीरिक कार्य होता है। थर्ड होगा आर्थिक कार्य, उसके बाद धार्मिक कार्य, राजनीतिक कार्य, सामाजिकरण कार्य, शैक्षिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, मनोरंजन संबंधी कार्य, और आपका मानव अनुभव का हस्तांतरण होगा, और लास्ट आपका सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण होगा, ठीक है। तो देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। यदि आपसे महत्व पूछता है, ठीक है, तो महत्व आप डाल करके हेडिंग इसको लिख सकते हैं। यदि आपके प्रकार्य पूछता है तो भी आप इसको लिख सकते हैं, कार्य पूछता है तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स इसमें प्राणीशास्त्रीय कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो प्राणीशास्त्रीय कार्य होता है इसमें 3 कार्य होते हैं। पहला आपका होता है यौन इच्छाओं की पूर्ति, दूसरा होता है संतानोत्पत्ति, और थर्ड आपका होता है प्रजाति की निरंतरता। तो सबसे पहले हम लोग प्राणीशास्त्रीय कार्य के अंतर्गत यौन इच्छाओं की पूर्ति को पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कल भी हमने आपको यौन संबंधों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो यौन इच्छाओं की पूर्ति है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या है कि मानव की आधारभूत आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और परिवार ही वह समूह है जहां समाज द्वारा स्वीकृति विधि से व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है, ठीक है। और समाज में ऐसे स्त्री पुरुषों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता जो परिवार के बाहर अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। देखिए जिसमें जो प्राणीशास्त्रीय कार्य है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो यौन संबंध होता है, ठीक है, यदि आप परिवार में होकर के करते हैं, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप जिसे हम लोग बोलते हैं, यदि आप परिवार में रह के करते हैं तो आप लोग को कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। लेकिन जब आप परिवार से बाहर किसी अदर जगह पर किसी के साथ भी आप फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो आपको सम्मान की दृष्टि से वहां पर नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो यानी आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा प्राणीशास्त्रीय कार्य। सेकेंड है आपका संतानोत्पत्ति, ठीक है। देखिए संतानोत्पत्ति में क्या है कि मानव समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मृत्यु को प्राप्त करने वाले सदस्यों का स्थान नवीन सदस्यों द्वारा भरा जाए। यानी कि संतानोत्पत्ति का जो निरंतरता बनाए रखना है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो लोग बुजुर्ग होते जा रहे हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप संतानोत्पत्ति करके उनका जो सदस्य जो खाली होते जा रहे हैं घर में परिवार में, ठीक है, उनको भरा जाए। ये संतानोत्पत्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे है कि परिवार ही समाज के इस महत्वपूर्ण कार्य को करता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। परिवार ही आपके यानी कि जो परिवार होता है वही इस कार्य को करता है, ठीक है। परिवार के बाहर भी संतानोत्पत्ति हो सकती है, किंतु कोई भी समाज अवैध संतानों को स्वीकार नहीं करता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। जैसे आप लोगों का यौन संबंध बनाने का बात की गई कि यदि आप परिवार में बनाते हैं विवाह के बाद, ठीक है, जैसा कि हमने कल भी बताया था और आज भी मैं बता रही हूँ कि जब आप विवाह के पश्चात यौन यानी कि यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो वहां पर आप सम्मानजनक होंगे, ठीक है। और जब आप संतानोत्पत्ति यानी कि जब आप यानी कि फैमिली अपनी बनाएंगे, ठीक है, फैमिली स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पेरेंट्स बनेंगे, तो वहां पर वो भी अच्छी बात होगी। लेकिन जब आप घर से बाहर अपने परिवार से बाहर किसी अन्य सदस्यों के साथ, ठीक है, अन्य व्यक्तियों के साथ, अन्य स्त्रियों के साथ आप जब यौन इच्छाओं की जब पूर्ति करते हैं और आप लोग संतानोत्पत्ति करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है वो अवैध संतान होता है। उसको क्या बोला जाता है? अवैध संतान, जिसको हमारे समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है,
ठीक है। तो ये हमारा संतानोत्पत्ति के अंतर्गत आता है कि जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उनके स्थान परिवार में खाली होते जा रहे हैं, ठीक है। तो संतानोत्पत्ति करके उनके स्थान को भरा जा सके। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने थर्ड पॉइंट की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड है आपका प्रजाति की निरंतरता। देखिए जो प्रजाति की निरंतरता होती है फ्रेंड्स, ये भी आपके प्राणिशास्त्रीय कार्य के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि परिवार ने ही जाति को अमर बनाया है, ठीक है। यही मृत्यु और अनमृत्यु, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मृत्यु और अमृत्यु होगा। देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है, आप लोग इसको अमृत्यु कर लीजिएगा, ठीक है। मृत्यु और अमृत्यु का संगम स्थल है, जो कि बिल्कुल सही बात है। देखिए परिवार ही है जो जाति को हमारे अमर बनाए रख रहा है, ठीक है, और यही मृत्यु और अमृत्यु का भी संगम स्थल है। देखिए नई पीढ़ी को जन्म देकर परिवार ने मानव की स्थिरता एवं निरंतरता को बनाए रखा है, ठीक है। और देखिए इसी के संबंध में गुडे लिखते हैं, यानी कि देखिए जो नई पीढ़ी है, ठीक है, उसको जन्म देकर जो परिवार है उसने मानव की स्थिरता एवं निरंतरता को बनाए रखता है, यानी कि निरंतर वो कार्य चलता जा रहा है, यानी कि जो आपकी प्रजाति है, ठीक है, वो निरंतर आपकी चलती जा रही है, समाप्त नहीं हो रही है, ठीक है। यानी कि जो जाति है परिवार, ठीक है, परिवार जो है वही जाति को अमर बनाए रखता है, ठीक है। यानी कि एक जाति के लोग हैं, ठीक है, यदि वो परिवार से संबंधित अपने संतानोत्पत्ति ना करे, यौन इच्छाओं की पूर्ति ना करे, तो एक प्रकार से क्या होगा, वो प्रजाति ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो परिवार है वो बहुत ही अच्छी अपनी भूमिका निभाता है इस संबंध में, ठीक है, यानी कि प्रजाति की निरंतरता में। देखिए गुडे क्या लिखे हैं कि यदि परिवार मानव की प्राणिशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज समाप्त हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। गुडे ने क्या कहा है कि यदि परिवार मानव की प्राणिशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था ना करे तो समाज क्या होगा, हमारा समाप्त हो जाएगा। यानी कि यदि वो यौन इच्छाओं की पूर्ति ना करे, संतानोत्पत्ति ना करे, या फिर प्रजाति की निरंतरता में ना जुड़े, ठीक है, परिवार आपका, तो आपका समाज क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है फ्रेंड्स प्राणिशास्त्रीय कार्य, ठीक है, और अब हम लोग का सेकंड पॉइंट है शारीरिक कार्य, ठीक है। इसमें 12 पॉइंट है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है परिवार के प्रकार में, ठीक है। हमने एक पॉइंट अभी पढ़ा है प्राणिशास्त्रीय कार्य, जिसमें 3 पॉइंट था, यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, प्रजाति की निरंतरता, ठीक है। चलिए सेकंड देखेंगे हम लोग शारीरिक कार्य, ठीक है। शारीरिक कार्य में फ्रेंड्स, हो 1 मिनट, क्या हो जा रहा है भाई इसमें, ठीक है। देखिए शारीरिक कार्य में फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए 3 आपके प्रकार दिए गए हैं शारीरिक कार्य में, ठीक है। सबसे पहला तो आपका शारीरिक रक्षा है, ठीक है। दूसरा है बच्चों का पालन पोषण, थर्ड है भोजन निवास एवं वस्त्र की व्यवस्था, वस्त्र यानी कि कपड़े की, ठीक है। एक व्यक्ति के लिए, ठीक है, भोजन, घर यानी कि मकान और कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपके शारीरिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम लोग शारीरिक कार्य में पहला पढ़ेंगे पॉइंट क्या है, शारीरिक रक्षा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है शारीरिक कार्य के अंतर्गत शारीरिक रक्षा। देखिए जो परिवार होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो अपने सदस्यों को शारीरिक संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना, ठीक है, यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, दुर्घटना, असहाय सॉरी अवस्था, ठीक है, असहाय अवस्था, अपाहिज होने आदि की अवस्था में परिवार ही अपने सदस्यों की देख रेख एवं सेवा करता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, जो शारीरिक रक्षा यानी कि जो परिवार होता है वो अपने सदस्यों को शारीरिक संरक्षण प्रदान करता है। जैसे कि आपके परिवार में कोई यदि व्यक्ति बीमार हो जा रहा है, ठीक है, कोई बीमारी का शिकार हो गया, कोई वृद्धावस्था में चला गया है, ठीक है, या फिर कोई असहाय है किसी भी कार्य करने में, या फिर कोई विकलांग है, अपाहिज है, ठीक है, या फिर किसी की दुर्घटना हो गई है, तो इसमें कौन आपका देख रेख और सेवा करता है फ्रेंड्स, तो परिवार के ही सदस्य करते हैं, ठीक है, परिवार ही करता है। इसी में है कि गर्भवती माता एवं शिशु की शारीरिक रक्षा का भार भी परिवार पर ही होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो गर्भवती माता होती है और जो शिशु का शारीरिक रक्षा का भार होता है वो भी परिवार पर ही निर्भर होता है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को शारीरिक रक्षा का जो पॉइंट था शारीरिक कार्य में, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है हमारा बच्चों का पालन पोषण, ठीक है। देखिए बच्चों का पालन पोषण में क्या है
कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसका शैशव काल अन्य प्राणियों की तुलना में लंबा होता है, ठीक है, और इस अवधि में उसका लालन पालन परिवार द्वारा किया जाना है। यानी कि देखिए जो बच्चों का पालन पोषण होता है फ्रेंड्स, वो मानव ही एक ऐसा प्राणी है, ठीक है, जिसका शैशव काल अन्य प्राणियों की तुलना में लंबा होता है। बिल्कुल सही बात है। यदि आप पशुओं को देख लेंगे, ठीक है, पशुओं के जैसे गाय वगैरह होती हैं, देखते होंगे उनके बच्चा होते हैं, ठीक है, तुरंत ही 1-2 घंटे बाद वो उठना बैठना सब स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो शिशु होता है मानव में, ठीक है, इनका जो शैशव काल होता है वो काफी लंबा होता है, जो कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक होता है। यदि आप एनसीईआरटी की बात करेंगे तो उसमें जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक बच्चे की शैशवावस्था होती है। बच्चे को कितना पालना पोसना क्या क्या ही करना पड़ता है, आप सभी लोग जानते होंगे, होम साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो जो सबसे लंबा काल होता है फ्रेंड्स, ठीक है, पालन पोषण का, वो आपके मानव का होता है। और ये पालन पोषण कौन करता है फ्रेंड्स? आपका परिवार करता है, ठीक है, परिवार के द्वारा किया जाता है। चलिए अब इसमें हम लोग जो शारीरिक कार्य था फ्रेंड्स, इसमें हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे। और देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा भोजन निवास एवं वस्त्र की व्यवस्था। यानी कि शारीरिक कार्य के अंतर्गत फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान, इन तीनों की व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों की व्यवस्था कौन करता है? तो ये आपका परिवार करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए क्या कहा गया है कि परिवार, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए थर्ड पॉइंट क्या था? भोजन निवास एवं वस्त्र की व्यवस्था। इसमें देखिए लिखा गया है कि परिवार अपने सदस्यों के शारीरिक अस्तित्व के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सर्दी गर्मी एवं वर्षा से रक्षा के लिए परिवार ही अपने सदस्यों को वस्त्र, ठीक है, यहाँ पर वस्त्र रहेगा, एवं सरल स्थान प्रदान करता है। यानी कि देखिए जो परिवार होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो अपने सदस्यों की जो शारीरिक अस्तित्व होता है उसको बनाए रखने के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, ठीक है। सर्दी हो गर्मी हो या फिर बरसात का सीजन हो, ठीक है, उसके लिए जो आपका परिवार होता है वही आपके वस्त्र के लिए भी यानी कि वस्त्र की भी व्यवस्था करता है। आपके घर यानी कि आपको जो छत होती है, छत रहने के लिए यानी कि छत चाहिए ना आपके सर के ऊपर, आप लोग कहाँ रहेंगे, ठीक है, बारिश हो रही है तो पानी में थोड़ी रहेंगे। तो ये सब जो कार्य होता है फ्रेंड्स, ये आपके परिवार के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो शारीरिक कार्य है इसमें शारीरिक रक्षा, यानी कि एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जो व्यक्ति बीमार है, दुर्घटना, असहाय है, अपाहिज है, ठीक है, कौन करता है शारीरिक रक्षा में? परिवार ही करता है। और बच्चों का पालन पोषण, यानी कि जो बच्चों का पालन पोषण है वो काफी लंबा होता है अन्य के समान, ठीक है, तो ये भी आप लोग का परिवार के तहत ही किया जाता है। और भोजन यानी कि रोटी कपड़ा मकान, जिसे हम लोग, या देखिए यहाँ पर हेडिंग जो डाला गया है आप लोग का थर्ड में, भोजन निवास वस्त्र की व्यवस्था, ठीक है, यहाँ पर आप लोग रोटी कपड़ा मकान की भी व्यवस्था लिख सकते हैं, वो और भी ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि परिवार अपने सदस्यों का जो शारीरिक अस्तित्व है उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता है, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, ठीक है, उसकी रक्षा के लिए आपका जो परिवार होता है वही अपने सदस्यों के लिए वस्त्र का व्यवस्था करता है, घर का यानी कि सरल स्थान भी प्रदान करता है, ठीक है। 2 पॉइंट हमने कंप्लीट किया है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे है आप लोगों का आर्थिक कार्य, ठीक है। देखिए जो आर्थिक कार्य है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें भी देखिए आप लोगों के फोर्थ पॉइंट है आर्थिक कार्य में। सबसे पहला आपका हो जाएगा उत्तराधिकार का निर्धारण, ठीक है। यानी कि जो आर्थिक कार्य है, हम आप लोग को एक बार बोल के ऐसे ही बता दे रहे हैं। पहला आपका होता है उत्तराधिकार का निर्धारण, सेकंड होता है उत्पादक इकाई, थर्ड होता है आपका श्रम विभाजन, और फोर्थ लास्ट होता है आर्थिक कार्य में आय तथा संपत्ति का प्रबंध, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स उत्तराधिकारी का निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो आर्थिक कार्य के अंतर्गत है, ठीक है। इसमें देखिए उत्तराधिकारी का निर्धारण में कहा गया है कि प्रत्येक समाज में संपत्ति एवं पदों की पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को हस्तांतरण की व्यवस्था की जाती है। यानी कि जो भी आप लोगों के घर में आर्थिक, यानी कि जो भी जैसे किसी के पास क्या होता है, किसानी लाइन में खेत होता है, घर होता है, मकान होता है, जो भी आप लोगों के यानी कि जो पुरानी दादा बाबा का चला आ रहा है, ठीक है, तो वो जो भी आप लोग के जो घर की संपत्ति होती है, वो घर की जो नई पीढ़ी होती है, यानी कि जो नए बच्चे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यानी कि जो नई पीढ़ी हमारी प्रारंभ होती है, उनमें क्या होता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी कि दे दिया जाता है, ठीक है। हस्तांतरण का करना मतलब यही होता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक समाज में संपत्ति एवं पदों की पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को हस्तांतरण करने की व्यवस्था की जाती है। और यह कार्य देखिए फ्रेंड्स परिवार को ही करना होता है, यानी कि परिवार में ही, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके दादा होंगे, ठीक है, जो दादा की संपत्ति होगी आपके पिता के पास आएगी, और जो पिता की संपत्ति होगी वो आपके पास आएगी, ठीक है। इस प्रकार से जो पुरानी संपत्तियां हैं वो हस्तांतरित होते हुए नई पीढ़ी की तरफ, यानी कि पुरानी पीढ़ी से लेकर के नई पीढ़ी की तरफ हस्तांतरित होती हुई चली जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे है इसमें
यहाँ पर देखिए प्रत्येक होगा, टाइपिंग में गलत हो गया है, ठीक है। प्रत्येक समाज के वंशगत संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित अपने नियम है, यानी कि प्रत्येक समाज के जो वंश होते हैं, ठीक है, उनकी संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित जो अपने अलग अलग नियम होते हैं। देखिए कि जैसे कि पहले के जो समाज होते थे, ठीक है, जैसे पहले राजा होते थे, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र होता था, ठीक है, वो उत्तराधिकारी होता था, ठीक है। जैसे शाहजहां की बात जब हम करेंगे हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में, उसमें क्या था कि जो पुत्र सबसे योग्य होगा, ठीक है, उसको देंगे। लेकिन जब अकबर के शासनकाल में था, उसमें क्या था कि जो पुत्र सबसे बड़ा होगा उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जाम्पल है, ये सब आप लोग यदि एग्जाम्पल देकर के लिखेंगे, ठीक है, तो आप लोग के जो नंबर है वो और भी अच्छे आएंगे, ठीक है। आगे है कि पितृसत्तात्मक परिवार में उत्तराधिकारी पिता से पुत्र को मिलता है, जबकि मातृसत्तात्मक परिवार में माता से पुत्री या फिर मामा से भांजे को मिलता है। यानी कि यदि आपका परिवार पितृसत्तात्मक है, यानी कि जहां पर पिता का सत्ता चलता है, तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो पुत्र होगा, यानी कि पिता का जो पुत्र होगा उसको यानी कि जो संपत्ति होगी वो मिलेगी। लेकिन जब आपका परिवार मातृसत्तात्मक होगा, जहां पर घर की मुखिया आपकी माता होगी, वहां पर जो संपत्ति होगा वो माता से उसकी पुत्री को मिलेगा, न कि पुत्र को मिलेगा, ठीक है, या फिर मामा से आपके भांजे को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को थर्ड पॉइंट का पहला पॉइंट उत्तराधिकारी का निर्धारण समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ चलेंगे, और सेकेंड पॉइंट है हमारा उत्पादक इकाई, ठीक है। देखिए उत्पादक इकाई है कि परिवार उपभोग एवं उत्पादन की इकाई है, ठीक है। ग्रामीण एवं आदिम समाजों में तो अधिकांश उत्पादन का कार्य परिवार के द्वारा ही किया जाता है। शिकार, पशुपालन, कृषि एवं कुटीर उद्योगों में परिवार के सदस्य मिलकर कार्य करते हैं और परिवार की भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं। यानी कि उत्पादक इकाई क्या होता है, ठीक है। जैसे कि जो आपका परिवार होता है वो उपभोग भी करता है और कुछ चीजों का उत्पादन भी करता है, ठीक है। उत्पादन करने की भी ये इकाई है। देखिए जैसे कि ग्रामीण एवं जो आदिम समाज होते हैं, ठीक है, उसमें अधिकांश उत्पादन का कार्य परिवार के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि जो भी उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो कच्चे माल होते हैं उससे कोई भी उत्पादन का सामान बनाया जाता है तो वो आपके परिवार के द्वारा किया जाता है। जैसे कि शिकार करना हो गया, ठीक है, पशुपालन करना हो गया, ठीक है, पशुपालन करेंगे उससे दूध उत्पन्न होगा, दूध से आप खोया बनाकर बेच सकते हैं, ठीक है, घी निकाल करके बेच सकते हैं, दूध भी बेच सकते हैं। तो ये सब आपका एक प्रकार से उत्पादन इकाई हो गया। किसके द्वारा किया जा रहा है? आपकी फैमिली के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि आपके परिवार का ही सदस्य है वो उत्पादक कर रहा है, ठीक है, उत्पादन कर रहा है। या फिर कृषि हो गया, कृषि में आप क्या कर रहे हैं, खेत में कोई चीज उपज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उसका नवीनीकरण करके यानी कि उत्पादक करके आप अलग जाके मार्केट में बेच रहे हैं, कुटीर उद्योग हो जाता है, ठीक है। ये सब देखिए जो परिवार के सदस्य होते हैं वही मिल करके अपना कार्य करते हैं, ठीक है, और परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं, यानी कि सब उत्पादक करके वहां से अर्जित यानी कि आर्थिक यानी कि जो आर्थिक लाभ होता है, ठीक है, वो ले करके, ठीक है, वहां पर जो अपना परिवार होता है उसके भरण पोषण की ये व्यवस्था करते हैं। उत्पादक इकाई के अंतर्गत जो आपके आर्थिक कार्य में सम्मिलित होता है, ठीक है, ये आपके परिवार के प्रकार के अंतर्गत आता है। चलिए इसमें थर्ड पॉइंट देखेंगे क्या है। देखिए थर्ड पॉइंट है श्रम विभाजन। देखिए श्रम विभाजन के अंतर्गत कहा गया है कि परिवार में श्रम विभाजन का सबसे सरल रूप देखा जा सकता है, यानी कि बिल्कुल सही बात है, जो परिवार है, ठीक है, इसमें श्रम विभाजन का जो सबसे सरल रूप है वो देखा जा सकता है, जहां पर पुरुष, स्त्री व एवं बच्चों के बीच कार्य का विभाजन होता है, ठीक है। जैसे कि स्त्रियां होती हैं वो गृह कार्य करती हैं, ठीक है, पुरुष जो होते हैं वो बाहर का कार्य करते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो घर के छोटे मोटे कार्य करते हैं। जैसे कि खाना बनाना हो गया तो ये आपकी स्त्रियां करेंगी घर का काम, ठीक है। बाहर से कोई भी काम करना है वो आपके परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वो करते हैं, और यदि घर के जो छोटा बचा बचा हुआ कार्य है, ठीक है, वो कौन करता है फ्रेंड्स, तो वो आपके बच्चे करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो श्रम विभाजन है ये परिवार का एक सबसे सरल रूप यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और फोर्थ है आपका यहाँ पर देखिए आय रहेगा, ठीक है, आय तथा संपत्ति का प्रबंधन, ठीक है, यानी कि आय तथा संपत्ति का प्रबंध। देखिए इसके अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक परिवार के पास सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई न कोई अर्थव्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक परिवार के पास फ्रेंड्स देखिए यदि आप लोगों के पास कोई भी व्यवस्था नहीं होगी तो आप अपने परिवार के सदस्यों का जो भी भरण पोषण है, ठीक है, जो भी उनके खर्चे हैं वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और देखिए इस अर्थव्यवस्था के द्वारा ही वह आय प्राप्त करता है, ठीक है। अपनी आय को 1 मिनट यहाँ पर क्या दे दिए है, ठीक है। देखिए
जो परिवार, सॉरी यहाँ फिर से देखते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रत्येक परिवार है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके पास सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई न कोई अर्थव्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इसी अर्थव्यवस्था के द्वारा ही वह आय प्राप्त करता है, ठीक है। आय क्या करता है? प्राप्त करता है, ठीक है। और अपने आय को परिवार पर कैसे खर्च करेगा यह भी परिवार का मुखिया तय करता है। यानी कि जो उसकी आय होगी, ठीक है, वो अपने परिवार पर, ठीक है, ये गलत हो गया है, परिवार पर कैसे खर्च करेगा ये जो आपके घर का मुखिया होगा वह तय करता है। और प्रत्येक परिवार के पास जमीन, जेवर, औजार, नगद, सोना, पशु, दुकान आदि के रूप में चल और अचल संपत्ति होती है, जिसकी देखरेख और सुरक्षा भी वही करता है। यानी कि जो घर का मुखिया होता है वही तय करता है कि आपके पास जो कुछ भी सामान है आप उसको किस प्रकार से, कैसे, कहाँ पर खर्च करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपकी आय तथा संपत्ति का प्रबंध के अंतर्गत आता है, जो कि परिवार के प्रकार यानी कि आर्थिक कार्य के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट अपने कंप्लीट किए हैं। थर्ड में आपका फोर्थ पॉइंट था। फर्स्ट था आपका उत्तराधिकारी का निर्धारण, सेकंड था उत्पादन इकाई, थर्ड था श्रम विभाजन और फोर्थ था आय तथा संपत्ति का प्रबंध, ठीक है। अगला आपका कार्य होगा धार्मिक कार्य, ठीक है। देखिए धार्मिक कार्य के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म का अनुयायी भी होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए आपका जो परिवार होगा, या तो आप हिंदू धर्म से जुड़े होंगे, या फिर आप मुस्लिम धर्म से जुड़े होंगे, या फिर आप ईसाई धर्म से होंगे, या बौद्ध धर्म से होंगे, ठीक है। आपका परिवार प्रत्येक लोगों का, ठीक है, आपका परिवार किसी न किसी धर्म से जरूर जुड़ा होगा। इसमें देखिए आगे है कि सदस्यों को धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रथाएं, नैतिकता, व्रत, त्योहार आदि का ज्ञान भी परिवार ही करता है। सॉरी, यानी कि देखिए जिस परिवार में आप रहते हैं और आपका परिवार जिस धर्म का अनुयायी है, ठीक है, आप सभी लोग यदि किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप लोग मुस्लिम परिवार से हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं, तो आप लोग मस्जिद में जाते होंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोग कहाँ से सीखे हैं? अपने परिवार से ही सीखे हैं, ठीक है। ईसाई धर्म है तो आप लोग जो ईसाइयों का चर्च होता है वहां पर जाते होंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोगों ने अपने परिवार में जो बड़े लोग हैं, ठीक है, मम्मी है, पापा हैं, दादी हैं, दादा हैं, चाची हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, ठीक है, जो लोग भी हैं ये सब आप उनसे सीखते हैं, यानी कि घर के परिवार के, यानी कि घर के बड़ों से ही सीखते हैं, ठीक है। आगे है कि ईश्वर पूजा एवं आराधना, पूजा आदि कार्यों को एक व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों से ही सीखता है, जो कि अभी हमने बताया है, ठीक है। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, हिंसा अहिंसा का धारण एक ही व्यक्ति परिवार से ही ग्रहण करता है, ठीक है। यानी कि स्वर्ग नरक, ठीक है, हिंसा अहिंसा धारण करके ही एक व्यक्ति जो होता है वह अपने परिवार से ही ये सब सारी चीजें ग्रहण करता है, ठीक है। कि आपको पाप का कार्य करना है, ठीक है, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, स्वर्ग में आप अपना स्थान बना रहे हैं, या फिर नरक में जाने का, या फिर आप किसी के ऊपर हिंसा कर रहे हैं, ठीक है, अत्याचार कर रहे हैं, अहिंसा कर, ये सब जो धारणा होती है वो एक ही व्यक्ति परिवार से अपने ग्रहण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर धार्मिक कार्य से संबंधित आप लोग को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, हमारा अगला पॉइंट है पांचवा, ठीक है। पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स आपका राजनीतिक कार्य, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा करें, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को कुछ लगे वो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक कार्य में है कि परिवार राजनीतिक कार्य भी करता है, ठीक है। आदिम और सरल समाजों में जहां प्रशासक या जनजाति का मुखिया परिवार के मुखियाओं से सलाह लेकर कार्य करता है, ठीक है, और यहाँ परिवार द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो परिवार है वो राजनीति का भी कार्य करता है, ठीक है। यानी कि जब आप आदिम और सरल समाजों में जहां पर प्रशासक या फिर जनजाति का मुखिया होगा, ठीक है, वो परिवारों के मुखियाओं से सलाह लेकर के कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ पर परिवार द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका भी अपनी निभाई जाती है, ठीक है। देखिए भारत में संयुक्त परिवार में कर्ता ही परिवार में प्रशासक होता था। यानी कि जब प्राचीन समय में जब संयुक्त परिवार था भारत में, ठीक है, अभी भी देखिए भारत में जहां पर भी जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, ठीक है, जो कर्ता होता है यानी घर का जो मुखिया होता है वही परिवार का प्रशासक होता है। जो कह देगा वही सारे परिवार के सदस्य मानेंगे, ठीक है। और वही परिवार के झगड़ों को निपटाने एवं न्याय करने वाला जज एवं ज्यूरी होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। यदि परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी चीज के लिए न्याय वगैरह करना है, तो जो आपके परिवार का प्रशासक होता है यानी कि जो परिवार का मुखिया होता है, यहाँ पर राजनीतिक कार्य के अंतर्गत हम लोग उसको प्रशासक बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रशासक होगा वही सब न्याय करेगा, ठीक है। और वही परिवार का अन्य परिवारों से संबंध तय करेगा कि आपको किस परिवार से संबंध रखना है और किस परिवार से संबंध नहीं रखना है। कौन तय करेगा? आपका
प्रशासक तय करेगा आपके घर का, ठीक है। वहीं ग्राम पंचायत एवं जाति पंचायत में अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि यदि जो प्रशासक होता है, यदि ग्राम पंचायत में या फिर जाति पंचायत में कोई भी कार्य होता है तो अपने परिवार का प्रतिनिधित्व आपके परिवार का जो प्रशासक होता है वही करता है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को राजनीतिक कार्य के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला हमारा पॉइंट क्या है। देखिए अगला पॉइंट है समाजीकरण का कार्य, ठीक है। समाजीकरण के कार्य के अंतर्गत ये है कि परिवार में ही बच्चे, ठीक है, हाँ ठीक है, परिवार में ही बच्चे का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। हमने आपको पहले ही बताया है जो बच्चे का सामाजिकरण होता है वो सबसे पहली संस्था जो सामाजिकरण की होती है वो आपका परिवार होता है, बाद में पास पड़ोस होता है, उसके बाद वो विद्यालय में जाता है, उसके बाद वो समाज में एंट्री करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चे का सामाजिकरण होता है वो आपके परिवार में होता है, ठीक है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया से ही मानव जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। यानी कि जो बच्चा होता है सबसे पहले वो एक जीव होता है, जैविक प्राणी होता है, बाद में वो आगे चल करके सामाजिक प्राणी बनता है, ठीक है। वहीं उसे परिवार और समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि जो परिवार होता है उसे समाज के जो रीति रिवाज हैं, प्रथाएं जो हैं, जो भी रूढ़ियां हैं या फिर जो भी आपके संस्कृति का ज्ञान है, ठीक है, ये सब कहाँ पर होता है, सबसे पहले उसको परिवार में प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए आगे है कि धीरे धीरे बच्चा समाज की प्रकार्यात्मक इकाई बन जाता है, ठीक है। परिवार ही समाज की संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है और परिवार में ही ज्ञान का संचय, संरक्षण एवं वृद्धि होती है, ठीक है। यानी कि जो परिवार ही ऐसा है फ्रेंड्स जो कि समाज की संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती रहती है और परिवार में ही ज्ञान का संचय होता है, संरक्षण होता है और ज्ञान का वृद्धि भी होता है। यानी कि जो बच्चा होता है सबसे पहले जो ज्ञान का संचय करता है अपने परिवार से करता है, संरक्षण भी अपने परिवार से ही करता है, परिवार में ही करता है, और जो ज्ञान की वृद्धि होती है वो भी उसके परिवार से ही होती है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को 6 पॉइंट कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे समाजीकरण का कार्य, ठीक है। अगला है आपका 7वां पॉइंट शैक्षिक कार्य, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा शैक्षिक कार्य, हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए शैक्षिक कार्य में है कि परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहली गुरु उसकी कौन होता है, उसके माता पिता होते हैं, ठीक है। सबसे पहला गुरु बच्चे का कौन होता है, उसके माता पिता होते हैं, ठीक है। तो जो परिवार है फ्रेंड्स वही बच्चे के प्रथम पाठशाला है, ठीक है, जहां उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है और परिवार के द्वारा ही दी गई शिक्षाएं जीवन पर्यंत उसका मार्गदर्शन करती रहती हैं, ठीक है। देखिए जो परिवार है फ्रेंड्स हमने पहले ही बताया कि जो परिवार है, ठीक है, वही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, जहां पर बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ठीक है, पर्सनालिटी का निर्माण होता है और परिवार के द्वारा ही जो दी गई शिक्षाएं हैं वो जीवन पर्यंत उसका मार्गदर्शन करती चलती है। यानी कि जो परिवार के द्वारा जो बचपन में उसे ज्ञान दे दिया गया है, ठीक है, ज्ञान जो भी शिक्षा दी गई है वो जीवन पर्यंत उसका मार्गदर्शन करती रहती है। इसलिए जो बच्चे होते हैं उनको छोटे पर से ही अच्छी शिक्षा से यानी कि अच्छी नैतिकता भरी गुणों को विकसित करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जीवन पर्यंत उसी के मार्गदर्शन पर अपना चलता रहता है, ठीक है। आगे है कि महापुरुषों की जीवनियां इस बात की साक्षी हैं, यहाँ पर पाठ है, ठीक है। देखिए महापुरुषों की जीवनियां इस बात की साक्षी हैं कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की भूमिका प्रमुख रही है, ठीक है। आदिम समय में जब आज की तरह शिक्षण संस्थाएं नहीं थी तो परिवार ही शिक्षा की मुख्य संस्था थी, ठीक है। और परिवार में ही बालक दया, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, आज्ञा पालन एवं कर्तव्य परायणता का पाठ सीखता है। यानी कि परिवार में ही बच्चा यानी कि दया का भाव सीखता है, स्नेह कैसे करना है वो सीखता है, प्रेम भी बच्चा परिवार से ही सीखता है, सहानुभूति, त्याग, दया, बलिदान, आज्ञा पालन, जो कर्तव्य परायणता है, इस सभी का पाठ जो है वो बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है। क्यों सीखता है, क्योंकि बच्चे के लिए उसकी जो प्रथम पाठशाला होती है, प्रथम विद्यालय जो होती है वो उसकी परिवार ही होती है, ठीक है। और परिवार में सबसे पहली उसकी शिक्षिका कौन होती है, ठीक है, बच्चे की, तो उसकी माँ होती है, ठीक है, या फिर उसके पेरेंट्स आप लोग माता पिता कह सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा पॉइंट था शैक्षिक कार्य, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या है। अगला है देखिए मनोवैज्ञानिक कार्य, ठीक है। अब हम लोग मनोवैज्ञानिक कार्य के बारे में देखेंगे क्या कहता है, पॉइंट नंबर 8 है।
देखिए मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत है कि परिवार अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा और संतोष प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि जो परिवार होता है वही आप सदस्यों का मानसिक सुरक्षा एवं संतोष प्रदान करता है। और परिवार के सदस्य में परस्पर प्रेम, सहानुभूति और सद्भाव पाया जाता है। यानी कि जो परिवार का सदस्य होता है उनमें परस्पर प्रेम पाया जाता है, सहानुभूति एक दूसरे के प्रति पाया जाता है और सद्भाव पाया जाता है, ठीक है। आगे है कि माता-पिता में से किसी की मृत्यु, तलाक या पृथक्करण यानी कि अलग-अलग जो छोड़-छोड़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी वर्ड में, ठीक है? छूटा-छेड़ा, पृथक्करण, घर से अनुपस्थिति आदि के कारण बच्चों को स्नेह एवं मानसिक सुरक्षा नहीं मिल पाने पर उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो भी परिवार जो है, ठीक है? उसमें जो बच्चों को यानी बच्चों कहिए या फिर सदस्य कहिए, ठीक है? उनका जो मानसिक सुरक्षा होता है और जो संतोष होता है वो आपका परिवार ही प्रदान करता है। ये सब आपके मनोवैज्ञानिक कारक में यदि माता-पिता में से किसी के एक की मृत्यु हो गई है या फिर बच्चे की माता-पिता की तलाक हो गया है या फिर दोनों अलग-अलग रह रहे हैं, ठीक है? कोई घर रह रहा है, कोई बाहर रह रहा है या फिर घर से कोई अनुपस्थिति है, ठीक है? इन सभी के कारण यदि बच्चों को स्नेह एवं मानसिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है, तो उनका जो व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है? तो ये सब फ्रेंड्स आपके मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट है आपका सांस्कृतिक कार्य। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है आप लोग का, ठीक है। अगला है सांस्कृतिक कार्य। देखिए सांस्कृतिक कार्य के अंतर्गत क्या कहा गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत है सांस्कृतिक कार्य के कि परिवार ही समाज की संस्कृति की रक्षा करता है, ठीक है, तथा नई पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। आगे है कि परिवार ही संस्कृति का हस्तांतरण कर संस्कृति की निरंतरता एवं स्थायित्व बनाए रखता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। देखिए जो परिवार होता है, ठीक है, वही समाज की जो संस्कृति है उसको रक्षा करता है। यानी कि परिवार ही है जो कि आपके समाज की जो भी संस्कृतियां हैं, ठीक है, उसकी रक्षा करती है और अपने नई पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करती है। यानी कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करते हैं अपनी नई पीढ़ी को, ठीक है। और परिवार ही है जो संस्कृति का हस्तांतरण कर संस्कृति की निरंतरता एवं स्थायित्व बनाए रखता है। यानी कि परिवार के द्वारा ही जो आपकी संस्कृति है वो नई पीढ़ियों को दिया जाता है, जिससे कि निरंतरता एक बनी रहती है और स्थायित्व इसका यानी कि निरंतरता एवं स्थायित्व जो होता है, स्थायी रूप है वो बनाए रखता है सांस्कृतिक कार्य, ठीक है। ये सब हम लोग फ्रेंड्स परिवार के प्रकार में पढ़ रहे हैं और उसके महत्व में, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से सांस्कृतिक महत्व भी है हमारे परिवार का, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग को पॉइंट दिया गया है आप लोग उसको बना करके पेपर में लिख सकते हैं। बहुत अच्छी टॉपिक है, ठीक है। यदि आप लोग मन से पढ़ते हैं ना तो आप लोग के बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और टारगेट भी हमारा कितना है, 90% है, ठीक है। ये आपको लोगों को लाना है और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मैम हमारा इतने परसेंट आए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 10वां पॉइंट है हमारा, ठीक है। 2 पॉइंट और बचे हैं, ठीक है। 10वां पॉइंट है आप लोग का मनोरंजन संबंधी कार्य। देखिए मनोरंजन संबंधी कार्य के अंतर्गत है कि परिवार अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन का कार्य भी करता है, ठीक है। यानी कि जो परिवार है वो अपने बच्चों के लिए, ठीक है, घर के सदस्यों के लिए मनोरंजन का भी कार्य करते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों की प्यारी बोली एवं उनके पारस्परिक झगड़े तथा तादात्म्य, ठीक है, दाम्पत्य प्रेम, कहानी, किस्से, पौराणिक कथाएं, नाच गाना, हंसी मजाक, खेल कूद आदि परिवार के मनोरंजन के स्रोत होते हैं। यानी कि यदि आपसे पूछ दिया जाता है कि परिवार के मनोरंजन के स्रोत बताइए तो आप लोग बता सकते हैं कि उनके पारस्परिक झगड़े हैं, ठीक है, दाम्पत्य प्रेम, कहानी, किस्से हैं, पौराणिक कथाएं हो गया, नाच गाना हो गया, हंसी मजाक, खेल कूद, ठीक है। ये सभी आपके परिवार के मनोरंजन के स्रोत हैं, ठीक है। आगे है कि परिवार में मनाए जाने वाले त्योहार, उत्सव, धार्मिक कर्मकांड, विवाह उत्सव, भजन कीर्तन, संगीत, लोकगीत आदि भी परिवार में मनोरंजन प्रदान करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा ही आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मनोरंजन कार्य बहुत ही इजी है, ये आप तो फटाक से ही हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं, पेपर में आएगा तो, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका मानव अनुभव का हस्तांतरण, ठीक है। का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो अपने नई पीढ़ियों में हस्तांतरित करता है, यानी कि स्थानांतरित करता है, ठीक है। उसके बारे में देखना है क्या है। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है मानव अनुभव के हस्तांतरण में, ठीक है। इसमें है कि परिवार के वयोवृद्ध व्यक्ति अपने तथा अपने पूर्वजों के अनुभव को नई पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, ठीक है। इससे प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से पुरानी बातों को सोचना नहीं पड़ता, वरन वे उसमें अपनी ओर से नई बातों एवं आविष्कारों को जोड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है। यानी कि जो व्यक्ति आपके वयोवृद्ध हो गए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके घर में आपके ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है, यानी कि आपके दादाजी होंगे, वो अपने समय
के और अपने पिताजी के, अपने दादाजी के बारे में, वो यानी कि जो पुरानी पीढ़ियों के बारे में, ठीक है, कोई भी चीज होगी, जो भी उनको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, वो अपनी नई पीढ़ी को बताते होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ही लोगों को बताते होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पहले के एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो आप लोगों को अब बताए जा रहे हैं, तो ये सब आपको पहले से ही पता हो गया। तो आपको उसका यानी कि उस टाइप का यानी कि जो भी कार्य होगा वो आप लोग को एक्सपीरियंस के लिए नहीं करना होगा, क्योंकि आप लोग को पहले ही पता चल गया है कि हम ये काम करेंगे तो इसका एक्सपीरियंस हमें अच्छा होगा या फिर खराब होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ नया कार्य करेंगे, उसमें जो पुराना यानी कि प्रीवियस जो आपका एक्सपीरियंस है उसको आप लोग जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से जो आप लोगों के पहले के एक्सपीरियंस है वो अब के एक्सपीरियंस से जोड़ देता है, यानी कि जो आपका सभ्यता एवं संस्कृति है उसका विकास होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नए सिरे सॉरी प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से पुरानी बातों को सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है, बल्कि उनमें अपनी ओर से नई बातों एवं आविष्कारों को जोड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स मानव अनुभव का हस्तांतरण जो है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अब हमारा बचता है सबसे लास्ट पॉइंट, जिसे हम लोग सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण कहते हैं, ठीक है। ये हमारा आपका यानी कि लास्ट पॉइंट है, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण। देखिए इसके अंतर्गत है कि परिवार व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति भी निर्धारित करता है, यानी कि जो परिवार होता है वही आपके सामाजिक परिस्थिति को भी निर्धारित करती है, ठीक है। नेहरू परिवार, बिरला परिवार, टाटा एवं शाही परिवारों में जन्म लेने वाले व्यक्ति की परिस्थिति एक रिक्शा चलाने वाले या फिर जूता गांठने वाले या फिर ठेला चलाने वाले परिवार से ऊंची होती है, जो कि बिल्कुल बात सही है। यानी कि कोई बच्चा नेहरू परिवार से है या फिर बिरला फैमिली से है, टाटा है, मुकेश अंबानी का कोई बच्चा होगा, तो उसकी जो यानी कि उसके जो व्यक्ति की जो परिस्थिति होगी, यानी कि जो उसकी स्थिति होगी, वो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के बच्चे से और जूता सिलने वाले व्यक्ति के बच्चे से या फिर ठेला चलाने वाले व्यक्ति के बच्चे से उसकी जो स्थिति होगी वो ऊंची होगी परिवार की, ठीक है। आगे है कि परिवार ही हमारे सामाजिक व नातेदारी संबंधों एवं जीविकोपार्जन के साधनों को तय करता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो हमारे परिवार है, ठीक है, ये हमारे सामाजिक व नातेदारी संबंधों एवं जीविकोपार्जन के साधन को तय करता है। यानी कि जिस प्रकार का हमारा परिवार होगा वैसे ही हमारे नातेदार यानी कि जो रिलेशन है, ठीक है, उससे संबंध होंगे और जीविकोपार्जन के साधनों का भी तय करता है ये। फॉर एग्जाम्पल यदि आप अच्छे परिवार से हैं, ठीक है, आप लोगों के पास आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग का रिलेशनशिप जो होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। यदि आप लोगों को जो भी जीविकोपार्जन करना है उसके साधन जो भी हैं, ठीक है, वो भी अच्छा होगा। यदि आप लोग का फैमिली ही अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग का जो जीविकोपार्जन करने की जो साधन है वो भी अच्छा नहीं होगा। नाते रिश्तेदार संबंध, ठीक है, जो भी होंगे कोई नहीं समझता है, ठीक है। तो ये आपका सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को परिवार के प्रकार एवं महत्व के 12 पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। एग्जाम में आप लोग 6 से 7 पॉइंट भी लिखते हैं, ठीक है। हमने आप लोग को डिटेल में 12 पॉइंट बता दिया है, इसमें से आप लोगों 6 से 7 पॉइंट लिख सकते हैं। डिटेल में यदि लिखेंगे तो आप लोग को नंबर पूरा पूरा देने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। चैनल है लर्न विथ अल्पना, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी चैनल पे हम आप सभी लोगों को होम साइंस भी पढ़ाते हैं। और एक चीज और, जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं है, ठीक है, वो लोग जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी पीडीएफ वगैरह होता है पेपर वगैरह का, ठीक है, तो हमने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही दिया है। वीडियो की लिंक होती है, ठीक है, या फिर कोई भी आप लोग को निर्देश देना होता है तो वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहां से जुड़ जाइए। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वो हम आप लोगों के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और एक चीज और कि आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोगों को जो समझ में आए वो पढ़ लीजिएगा। और फोर्थ, ठीक है, कल से हम फर्स्ट क्लास का भी यानी कि जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।